सर्दियों की हल्की सुबह थी। सूरज की किरणें अभी अभी धरती पर उतरनी शुरू हुई थी। मोहल्ले के लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे। कहीं चाय की केतली सीटी मार रही थी, कहीं अखबारों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शहर के सबसे पुराने और सम्मानित मोहल्लों में से एक में एक बड़ा सा मकान था। उस मकान के बाहर ही लगी नेम प्लेट पर लिखा था रघुवीर प्रसाद शर्मा। यह नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरे शहर में प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। रघुवीर प्रसाद पिछले 30 वर्षों से शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों में गिने जाते थे। समाज में उनकी बात सुनी जाती थी। कई सामाजिक संस्थाओं के सदस्य थे। लोग उनकी इज्जत करते थे, लेकिन हर सम्मान के पीछे एक कमजोरी भी छिपी होती है। रघुवीर प्रसाद की कमजोरी थी लोग क्या कहेंगे। यह चार शब्द उनके जीवन का सबसे बड़ा सच बन चुके थे। वह कोई भी फैसला अपने मन से नहीं लेते थे। पहले सोचते थे समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, बिरादरी में मेरी इज्जत पर क्या असर पड़ेगा, और फिर निर्णय लेते थे। घर में उनकी पत्नी सुशीला थी, सरल, शांत और त्याग की मूर्ति। उन्होंने पूरी जिंदगी पति की बात को ही अंतिम निर्णय माना था। उनका बेटा विक्रम एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और उनकी एक बेटी थी नंदिनी। नंदिनी पूरे घर की जान थी। रघुवीर प्रसाद की आंखों का तारा। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज थी। उसकी मुस्कान पूरे घर को रोशन कर देती थी। जब वह छोटी थी तब रघुवीर प्रसाद उसे अपने कंधों पर बैठाकर मेले घुमाने ले जाते थे। लोग कहते, रघुवीर जी, आपको बेटी बहुत प्यारी है। तो वह गर्व से मुस्कुरा कर कहते, मेरी नंदिनी मेरा अभिमान है। लेकिन समय के साथ इंसान बदलता है और कभी कभी समाज का दबाव इंसान के प्यार से भी बड़ा हो जाता है। नंदिनी अब 25 साल की हो चुकी थी। उसने एमबीए किया था, एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करती थी। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। उसके सपने बड़े थे। वह चाहती थी कि अपने दम पर कुछ हासिल करे। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। उस दिन रघुवीर प्रसाद घर लौटे तो उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उन्होंने आते ही आवाज लगाई, सुशीला, नंदिनी, सब लोग ड्राइंग रूम में आओ। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। रघुवीर प्रसाद खुशी से बोले, नंदिनी के लिए रिश्ता आया है। सुशीला के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। विक्रम भी उत्साहित हो गया, लेकिन नंदिनी अचानक चुप हो गई। कौन है लड़का? उसने धीरे से पूछा। वीर प्रसाद गर्व से बोले, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति महेंद्र नाथ जी का बेटा है। नाम है अतुल। करोड़ों का कारोबार है, बड़ा घर है, गाड़ियां है, नौकर चाकर है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। कमरे में खुशी का माहौल था, लेकिन नंदिनी के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, क्या मैं पहले उनसे मिल सकती हूँ? रघुवीर प्रसाद थोड़ा असहज हो गए। मिल लोगी, लेकिन ऐसा रिश्ता हाथ से नहीं निकलना चाहिए। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। अतुल पहली नजर में सभ्य और आकर्षक लगा। उसने मीठी बातें की, सबके सामने बहुत विनम्र व्यवहार किया। रघुवीर प्रसाद प्रभावित हो गए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी सचमुच राज करेगी। लेकिन उस मुलाकात के दौरान नंदिनी ने एक बात नोटिस की। जब अतुल अपने पिता से बात कर रहा था, उसकी आवाज में एक अजीब सा अहंकार था। उसकी आंखों में एक कठोरता भी थी, जो शायद बाकी किसी ने नहीं देखी, लेकिन नंदिनी ने देखी और महसूस भी की। रात को उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे अतुल थोड़ा अजीब लगा। सुशीला मुस्कुराई, बेटा, पहली मुलाकात में कोई पूरी तरह समझ नहीं आता। इतना बड़ा परिवार है, सब अच्छा ही होगा। नंदिनी चुप हो गई, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। कुछ दिनों बाद रिश्ता पक्का हो गया। पूरे शहर में चर्चा होने लगी, लोग बधाइयां देने लगे। रघुवीर प्रसाद गर्व से भर उठे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा घर चुन लिया है। लेकिन किस्मत चुपचाप एक ऐसी कहानी लिख रही थी, जिसे पढ़कर आने वाले दिनों में हर कोई रोने वाला था। उसी रात नंदिनी अपनी छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी।
दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर यह रिश्ता मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आने वाला है तो मुझे शक्ति देना, और अगर इसके पीछे कोई अंधेरा छिपा है तो मुझे उसे पहचानने की समझ देना। उसे नहीं पता था कि यह प्रार्थना बहुत जल्द उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बनने वाली थी, और उस अंधेरे की शुरुआत बहुत करीब आ चुकी थी। नंदिनी की शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। रघुवीर प्रसाद ने अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर खर्च किया था। शहर के सबसे बड़े मैरिज गार्डन को बुक किया गया था। दूर दूर के रिश्तेदार बुलाए गए थे। हर कोई यही कह रहा था, रघुवीर जी ने बेटी की शादी नहीं, राजकुमारी का स्वयंवर रचा है। इन बातों को सुनकर रघुवीर प्रसाद का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, लेकिन नंदिनी के मन में अभी भी एक हल्की बेचैनी थी। शादी से 2 दिन पहले उसकी मुलाकात अतुल से हुई थी। बातों बातों में अतुल ने कहा, वैसे तुम्हारे पापा ने शादी की तैयारियां तो ठीक की हैं, लेकिन हमारे स्टेटस के हिसाब से थोड़ी और भव्य हो सकती थी। नंदिनी चौंक गई थी। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उसने सोचा शायद मजाक कर रहा होगा। उसने बात को वहीं खत्म कर दिया था। शादी का दिन आ गया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। बैंड बाजे के साथ बारात आई। सब कुछ किसी फिल्मी दृश्य जैसा लग रहा था। लेकिन उसी समय एक छोटी सी घटना हुई। एक गरीब बुजुर्ग वेटर गलती से अतुल के महंगे सूट पर जूस गिरा बैठा। अतुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह सबके सामने उस बूढ़े आदमी पर चिल्लाने लगा, तुम जैसे लोगों की वजह से काम बिगड़ता है। बुजुर्ग बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन अतुल नहीं रुका। नंदिनी ने पहली बार उसकी आंखों में वह क्रूरता देखी जो उसे पहले दिन महसूस हुई थी। उसका दिल घबरा उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद वह अतुल की पत्नी बन चुकी थी। विदाई के समय नंदिनी फुट फुट कर रो रही थी। रघुवीर प्रसाद भी रो रहे थे। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, अब वही तुम्हारा घर है। नंदिनी ने आंसू भरी आंखों से अपने पिता को देखा। उसे नहीं पता था कि एक दिन यही वाक्य उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजरे। अतुल हर समय मुस्कुराता रहता। सास ससुर भी प्यार दिखाते। नंदिनी को लगने लगा कि शायद उसका डर बेवजह था, लेकिन धीरे धीरे परतें खुलती गई। एक दिन अतुल देर रात शराब पीकर घर लौटा। नंदिनी हैरान रह गई। शादी से पहले उसने कभी नहीं बताया था कि वह शराब पीता है। नंदिनी ने प्यार से कहा, इतनी देर से क्यों आए? अतुल अचानक भड़क उठा, मुझसे सवाल मत किया करो। नंदिनी चुप हो गई। अगले दिन अतुल सामान्य हो गया। उसने माफी भी मांग ली। नंदिनी ने बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद सास ने ताने मारने शुरू कर दिए। तुम्हारे पापा ने कार तो दी, लेकिन वह मॉडल पुराना है। इतने बड़े घर में बहू आई है, कुछ तो स्टेटस दिखना चाहिए। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले मुस्कान थी, वहां अब ताने थे। जहां प्यार था, वहां अब दबाव था। नंदनी समझ चुकी थी कि शादी से पहले जो चेहरा दिखाया गया था वह असली नहीं था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। शादी को 6 महीने हो चुके थे। अब अतुल का असली स्वभाव पूरी तरह सामने आने लगा था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। कभी खाने में नमक कम होने पर, कभी कपड़े समय पर प्रेस ना होने पर, कभी किसी बेवजह कारण से। एक शाम अतुल शराब के नशे में घर लौटा। नंदिनी ने दरवाजा खोला। अतुल लड़खड़ाते हुए अंदर आया। नंदिनी ने चिंता से पूछा, आपने यह क्या हाल बना दिया है अपना? अचानक अतुल ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम मुझे सिखाओगी कि मैं क्या करूं? नंदिनी डर गई। पहली बार उसके मन में भय पैदा हुआ। अगले सुबह अतुल ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन नंदिनी का दिल टूटने लगा था। उधर सास ससुर भी लगातार पैसों की बातें करने लगे। तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा है, विक्रम तो अच्छी नौकरी करता है, नया फ्लैट लेने में मदद कर सकते हैं।
नंदिनी ने साफ मना कर दिया, मैं अपने मायके से पैसे नहीं मांगूंगी। यही बात सबको चुप गई। उस दिन से घर में उसका जीवन और कठिन हो गया। एक रात नंदिनी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसके हाथ पर चोट का निशान था, दिल पर उससे भी गहरा। वह अपने पिता को फोन करना चाहती थी। कई बार नंबर मिलाया, फिर काट दिया। आखिर उसने हिम्मत जुटाई, फोन लगाया। उधर से रघुवीर प्रसाद की आवाज आई, हाँ बेटी, कैसी हो? बस इतना सुनते ही नंदिनी रो पड़ी। पिताजी, मैं खुश नहीं हूँ। रघुवीर प्रसाद घबरा गए। क्या हुआ? नंदिनी ने पहली बार सब कुछ बता दिया। अतुल की शराब, उसका गुस्सा, सास ससुर के ताने, पैसों की मांग, सब कुछ। कुछ पल तक फोन पर सन्नाटा रहा। फिर रघुवीर प्रसाद बोले, बेटी, हर घर में छोटी मोटी बातें होती हैं। नंदनी स्तब्ध रह गई। लेकिन पिताजी, उन्होंने बीच में रोक दिया। समझौता करना सीखो। शादी कोई खेल नहीं होती। अगर हर लड़की छोटी छोटी बात पर मायके आने लगे तो घर कैसे चलेंगे? नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे उम्मीद थी कि पिता उसे गले लगाएंगे, उसका दर्द समझेंगे। लेकिन वहां भी उसे वही सलाह मिली, सहन करो। फोन कट गया। उस रात नंदिनी देर तक छत को देखती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह सचमुच अकेली है। एक तरफ ससुराल था, जहां उसका दर्द कोई नहीं समझता था। दूसरी तरफ मायका था, जहां उसकी पीड़ा को समझौता कहकर टाल दिया गया था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उन्हीं आंसुओं के बीच उसके भीतर एक नई ताकत भी जन्म ले रही थी। उसे अभी खुद भी नहीं पता था कि एक दिन यही ताकत उसकी जिंदगी बदलने वाली है। और उसी समय दूर कहीं अतुल अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, क्योंकि वह नंदनी को पूरी तरह तोड़ देना चाहता था। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को वह कमजोर समझ रहा है, वही एक दिन उसकी पूरी दुनिया हिला देगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन नंदिनी की जिंदगी में खुशियों की जगह दर्द बढ़ता जा रहा था। शादी को लगभग 1 साल हो चुके थे। वह लड़की जो कभी हंसते हुए पूरे घर को रोशन कर देती थी, अब आईने के सामने खड़ी होकर खुद को पहचान नहीं पाती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। एक दिन उसने पुराने एल्बम निकाले, उसमें उसकी शादी की तस्वीरें थी। वो मुस्कुराई, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस तस्वीर में दिख रही लड़की कितनी खुश थी, उसे अपने भविष्य से कितनी उम्मीदें थी, लेकिन आज वो उम्मीदें टूट चुकी थी। उसे शाम अतुल शराब पीकर घर लौटा। उसका मूड बहुत खराब था। किसी बिजनेस डील में उसे नुकसान हुआ था। घर आते ही उसने नंदनी पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी में कदम रखते ही सब बुरा होने लगा। नंदिनी हैरान रह गई, इसमें मेरी क्या गलती है? बस यही सुनकर अतुल और भड़क गया। उसने गुस्से में मेज पर रखा ग्लास दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। नंदिनी डरकर पीछे हट गई। उस रात उसने भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना की, मुझे इस अंधेरे से निकलने की ताकत देना। कुछ दिनों बाद नंदिनी की मुलाकात पड़ोस में रहने वाली सावित्री दादी से हुई। सावित्री दादी लगभग 70 वर्ष की थी, लेकिन उनकी आंखों में अनुभव की रोशनी थी। उन्होंने नंदिनी के चेहरे का दर्द पढ़ लिया। बेटी, क्या बात है? पहले तो नंदिनी चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने सब कुछ बता दिया। सावित्री दादी काफी देर तक सुनती रही, फिर बोली, बेटी, सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन अन्याय सहना अच्छी बात नहीं। तो इंसान तुम्हारे सम्मान की कद्र नहीं करता, उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। नंदिनी पहली बार किसी के सामने खुलकर रोई। सावित्री दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। याद रखना, भगवान ने बेटियों को कमजोर नहीं बनाया। यह शब्द नंदिनी के दिल में उतर गए। उस दिन उसके भीतर एक नई सोच जन्म लेने लगी। एक रात अतुल फिर शराब पीकर आया। उसने नंदिनी से पैसे मांगे। अपने पिता से 10 लाख रुपए मंगवाओ। नंदिनी ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं। अतुल चौंक गया।
शायद पहली बार नंदनी ने उसका विरोध किया था। क्या कहा? मैं अपने पिता से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी। अतुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन इस बार नंदनी डरी नहीं। उसकी आंखों में आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। उस रात बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन पहली बार नंदनी को लगा कि उसने अपने लिए आवाज उठाई है। वह छोटी सी जीत उसके अंदर हिम्मत भर रही थी। अगले दिन पूरे परिवार ने नंदनी को ड्राइंग रूम में बुलाया। सास, ससुर और अतुल तीनों बैठे थे, जैसे कोई अदालत लगी हो। सास बोली, तुम्हारा व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। ससुर बोले, हमारे घर की बहुएं कोई आवाज नहीं उठाती। अतुल हंसते हुए बोला, ऐसा लगता है कि नौकरी करके बहुत बड़ी बन गई है। नंदनी सब सुनती रही। फिर उसने पहली बार सबकी आंखों में देखकर कहा, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। मैं बहू हूँ, नौकरानी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि नंदिनी ऐसा जवाब देगी। उस दिन के बाद घर का माहौल और खराब हो गया। लेकिन अब नंदिनी टूट नहीं रही थी, वह धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। उस रात बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। घड़ी में रात के 12 बजे थे। अतुल फिर शराब के नशे में घर लौटा, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा हिंसक था। उसने आते ही नंदनी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। तुम मुझे सबके सामने जवाब देती हो। नंदनी चुप रही। अचानक अतुल ने उसे जोर से धक्का दे दिया। नंदनी का सिर दीवार से टकराया। उसके माथे से खून बहने लगा। कुछ पल के लिए कमरा घूमने लगा, लेकिन उसी क्षण उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे पिता की बातें याद आई, सहन करो। उसे माँ की चुप्पी याद आई। उसे अपने सारे आंसू याद आए। और फिर उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया, महिला हेल्पलाइन का नंबर डायल किया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। अतुल और उसका परिवार हक्का बक्का रह गया। नंदिनी ने पहली बार अपनी पूरी कहानी बताई। उसने शिकायत दर्ज करवाई, फिर अपने कमरे में गई, एक छोटा सा बैग उठाया, कुछ कपड़े रखे, अपनी डिग्रियां और अपने गहने रखे और घर छोड़ दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी शांति थी। रात के लगभग 2 बजे वो अपने मायके पहुंची। दरवाजा विक्रम ने खोला। नंदिनी को उस हालत में देखकर सब घबरा गए। माथे से खून बह रहा था, कपड़े भीग चुके थे। सुशीला रोने लगी, लेकिन जब रघुवीर प्रसाद को पता चला कि नंदिनी पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर हमेशा के लिए घर छोड़ आई है, तो उनका चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में बेटी का दर्द नहीं, समाज का डर दिखाई दे रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, तूने क्या कर दिया? पूरे शहर में हमारी बदनामी हो जाएगी। नंदिनी अविश्वास से अपने पिता को देखती रह गई। पिताजी, मैं मरते मरते बची हूँ। लेकिन रघुवीर प्रसाद सुनने को तैयार नहीं थे। लड़की का घर उसका ससुराल होता है, कल लोग क्या कहेंगे? नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं मर जाती तो? यह सुनकर कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन रघुवीर प्रसाद का गुस्सा कम नहीं हुआ। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। अचानक रघुवीर प्रसाद ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें तेज चलने लगी, वे दर्द से तड़पने लगे। मेरा सीना! और अगले ही पल वे जमीन पर गिर पड़े। सुशीला चीख उठी। विक्रम घबरा गया। घर में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा, और नंदिनी वह पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। रघुवीर प्रसाद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। विक्रम उन्हें सहारा देकर कार तक ले गया। सुशीला रो रो कर बुरी तरह टूट चुकी थी। नंदिनी भी उनके साथ जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। की आंखों में गुस्सा था। तुम कहीं नहीं जाओगी? नंदिनी हैरान रह गई। भैया, पिताजी! बस! विक्रम गर्जा। आज पिताजी की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। सुशीला भी आंसू पोंछते हुए बोली, अगर तुम पुलिस लेकर ससुराल नहीं जाती तो यह सब नहीं होता।
यह सुनकर नंदनी का दिल टूट गया। जिस बेटी ने बचपन से अपने परिवार के लिए सब कुछ किया था, आज वही अपने पिता की दुश्मन बना दी गई थी। कार अस्पताल के लिए निकल गई। नंदिनी दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। कुछ ही मिनटों में घर फिर से शांत हो गया, लेकिन उस सन्नाटे में नंदिनी के दिल की आवाज सबसे ज्यादा गूंज रही थी। उस रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बचपन की तस्वीरें सामने पड़ी थी। एक तस्वीर में रघुवीर प्रसाद उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। एक तस्वीर में मेले में उसके लिए गुब्बारे खरीद रहे थे। नंदिनी फुट फुट कर रो पड़ी। पिताजी, क्या सच में मैं आपकी दुश्मन बन गई हूँ? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने रघुवीर प्रसाद को आईसीयू में भर्ती कर लिया। जांच के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर विक्रम का दिल बैठ गया। डॉक्टर साहब, पिताजी कैसे हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हार्ट अटैक बहुत गंभीर था। अभी उनकी हालत स्थिर नहीं है। हमें तुरंत एंजियोप्लास्टी और आगे का इलाज शुरू करना होगा। विक्रम घबरा गया। कितना खर्च आएगा? लगभग 8 से 10 लाख रुपए। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम की नौकरी साधारण थी, उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। सुशीला का रो रो कर बुरा हाल था। विक्रम ने रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने चाचा को फोन लगाया। चाचा जी, पिताजी अस्पताल में हैं। उधर से जवाब आया, अरे बेटा, बहुत दुख हुआ सुनकर, लेकिन अभी मेरे हाथ थोड़े तंग हैं। फोन कट गया। फिर मामा को फोन किया, उन्होंने भी बहाना बना दिया। फिर दोस्त, फिर समाज के बड़े लोग, जिनकी मदद के लिए रघुवीर प्रसाद हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन आज कोई साथ नहीं आया। हर किसी के पास बहाना था। सुबह होने लगी, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। विक्रम पहली बार समझ रहा था कि मुश्किल समय में लोग सिर्फ सहानुभूति देते हैं, साथ नहीं। उधर घर में बैठी नंदिनी पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह उसने अस्पताल फोन करके पिताजी की हालत पूछी। तभी उसे इलाज के खर्च के बारे में पता चला। उसने एक पल भी नहीं सोचा। वह तुरंत अपनी अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके पास शादी से पहले की नौकरी की बचत थी, कुछ फिक्स डिपॉजिट थी, कुछ गहने थे जो उसकी भविष्य की सुरक्षा के लिए रखे गए थे। नंदिनी ने सब निकाल लिया। की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में कोई दुविधा नहीं थी। पिताजी ने चाहे मुझे समझा या नहीं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी। कुछ घंटे बाद वह अस्पताल पहुंची। विक्रम उसे देखकर भड़क उठा। तुम यहाँ क्यों आई हो? नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे बिलिंग काउंटर पर गई, अपनी एफडी के कागज दी, अपना बैंक कार्ड दिया और बोली, मेरे पिता के इलाज में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। काउंटर में बैठा कर्मचारी उसे आश्चर्य से देखने लगा। कुछ ही देर में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। इलाज शुरू हो गया। जब विक्रम को पता चला कि पैसों का इंतजाम नंदिनी ने किया है, तो वह कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे अपनी बहन की ओर देखने में शर्म आने लगी। अगले 2 दिन बहुत कठिन थे। रघुवीर प्रसाद आईसीयू में थे। घर और अस्पताल के बीच सभी परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा भागदौड़ नंदिनी कर रही थी। वह डॉक्टरों से बात करती, दवाइयां लाती, रात रात भर अस्पताल में बैठी रहती, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। तीसरे दिन एक घटना हुई जिसने सबकी सोच बदलनी शुरू कर दी। रघुवीर प्रसाद के एक पुराने मित्र अस्पताल आए। विक्रम को देखकर बोले, बेटा, अब तुम्हारे पिताजी ठीक हैं? विक्रम ने दुखी होकर कहा, हाँ अंकल, भगवान की कृपा से। फिर उन्होंने पूछा, इलाज का खर्च कैसे संभला? विक्रम चुप हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। तभी डॉक्टर कबीर वहां आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आपकी बहन बहुत बहादुर लड़की है। अगर उसने समय पर पैसे जमा ना किए होते तो इलाज में देर हो सकती थी। सच कहूं तो आज आपके पिता की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा श्रेय उसी को जाता है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। सुशीला की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बेटी को उन्होंने दोषी माना था, वही बेटी सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ी रही। उसी शाम विक्रम अस्पताल की कैंटीन में बैठा था। उसके सामने बचपन की यादें घूम रही थी। उसे याद आया जब वह स्कूल में गिर गया था, तब नंदिनी ने अपना गुल्लक तोड़कर उसकी दवा खरीदी थी। जब उसे कॉलेज की फीस कम पड़ गई थी,
तब नंदिनी ने अपनी बचत दे दी थी। जब वह नौकरी के इंटरव्यू में गया था तब पूरी रात जागकर उसकी तैयारी करवाई थी और आज वही बहन उसके सामने फिर से त्याग की मिसाल बनकर खड़ी थी। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी बहन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उधर आईसीयू में लेटे रघुवीर प्रसाद धीरे धीरे होश में आने लगे थे। उन्हें अभी सच नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि जिस बेटी को उन्होंने ठुकरा दिया था उसी बेटी ने उनकी जिंदगी बचाई है। 4 दिन बाद रघुवीर प्रसाद को आईसीयू से सामान्य कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। उनकी हालत अब पहले से काफी बेहतर थी, लेकिन कमजोरी अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। शीला उनके पास बैठी थी। विक्रम चुपचाप खिड़की के पास खड़ा था। रघुवीर प्रसाद ने धीरे से पूछा, इलाज का खर्च कैसे हुआ? कमरे में सन्नाटा छा गया। सुशीला और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर विक्रम की आंखें भर आई। वह पिता के पास आकर बैठ गया। पिताजी, एक बात बतानी है। क्या? जिसे हम सब दोष दे रहे थे, जिसे हमने अस्पताल आने से रोका था, जिसे आपने घर की इज्जत का दुश्मन कहा था, उसी नंदिनी ने आपकी जान बचाई है। रघुवीर प्रसाद कुछ समझ नहीं पाए। क्या मतलब? विक्रम रो पड़ा। इलाज के सारे पैसे नंदिनी ने दिया है। उसने अपनी एफडी तोड़ दी, अपने गहने बेच दिए और 3 दिन से एक पल भी चैन से नहीं बैठी। रघुवीर प्रसाद की आंखें फैल गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में तीर मार दिया हो। नंदिनी ने? विक्रम ने सिर हिला दिया। उसी समय डॉक्टर कबीर कमरे में आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। हर किसी को ऐसी बेटी नहीं मिलती। जब सब लोग पैसों का इंतजाम कर रहे थे तब आपकी बेटी ने बिना किसी शिकायत के सब संभाल लिया। डॉक्टर के जाते ही रघुवीर प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके सामने नंदिनी का बचपन घूमने लगा। वो छोटी सी बच्ची जो उंगली पकड़कर चलती थी, जो हर जन्मदिन पर उन्हें हाथ से कार्ड बनाकर देती थी, जो हमेशा कहती थी, पिताजी मैं बड़ी होकर आपका नाम रोशन करूंगी। और उन्होंने उसी बेटी का दिल तोड़ दिया था। उस रात रघुवीर प्रसाद सो नहीं पाए। हर पल उन्हें अपनी कही हुई बातें याद आ रही थी। समाज क्या कहेगा? लड़की का घर उसका ससुराल होता है। तूने हमारी नाक कटवा दी। हर शब्द हथौड़ी की तरह उनके दिल पर पड़ रहा था। अगली सुबह नंदिनी अस्पताल पहुंची। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, रघुवीर प्रसाद उसे देखते ही रो पड़े। नंदिनी घबरा गई। पिताजी, क्या हुआ? रघुवीर प्रसाद ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। इधर आ बेटी। नंदिनी धीरे धीरे उनके पास पहुंची। अगले ही पल रघुवीर प्रसाद ने उसका हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। नंदिनी की आंखें भी भर आई। पिताजी, लेकिन रघुवीर प्रसाद बोलते गए, मैं झूठी इज्जत के पीछे अंधा हो गया था। मुझे समाज दिखाई देता रहा, लेकिन मेरी बेटी का दर्द दिखाई नहीं दिया। मैंने तुझे सहने की सलाह दी, जबकि मुझे तेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। विक्रम भी रो रहा था, सुशीला भी। रघुवीर प्रसाद ने आगे कहा, आज मुझे समझ आया है कि सम्मान लोगों की बातों से नहीं मिलता, सम्मान इंसानियत से मिलता है। और आज मेरी सबसे बड़ी इज्जत तू है, मेरी बेटी। नंदिनी खुद को रोक नहीं पाई। वह पिता के गले लग गई। सालों का दर्द आंसुओं में बह निकला। उसी दिन रघुवीर प्रसाद ने एक और फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब तू कभी उस घर में वापस नहीं जाएगी जहां तेरी इज्जत नहीं, वहां तेरा कोई रिश्ता नहीं। नंदिनी की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। उसे लगा जैसे वर्षों बाद किसी ने उसका दर्द समझा है। कुछ महीने बीत गए। रघुवीर प्रसाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन अब वो पहले वाले इंसान नहीं रहे थे। उनकी सोच बदल चुकी थी। उधर नंदिनी ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। अतुल और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला चल रहा था। सभी सबूत उसके पास थे, मेडिकल रिपोर्ट, तस्वीरें, पड़ोसियों की गवाही और सबसे बड़ा सबूत सच। कई महीनों की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अतुल को सजा मिली, नंदिनी को न्याय मिला। जब यह खबर पूरे शहर में फैली तो वही लोग जो पहले बातें बना रहे थे अब नंदिनी की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा दृश्य तब हुआ
जब शहर के सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम रखा गया। सैकड़ों लोग मौजूद थे। मंच पर रघुवीर प्रसाद खड़े थे। उन्होंने माइक उठाया, कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर बोले, मैं आज एक गलती स्वीकार करने आया हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। मैंने अपनी बेटी से ज्यादा समाज की बातों को महत्व दिया। मैंने उसे सहने की सलाह दी। मैंने उसके आंसुओं को कमजोरी समझा। लेकिन आज मैं पूरे शहर के सामने कहता हूँ, अगर मेरी बेटी उस दिन अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाती तो शायद आज वह जिंदा नहीं होती। लोग ध्यान से सुन रहे थे, और अगर मेरी बेटी मुझे माफ नहीं करती तो शायद आज मैं भी जिंदा नहीं होता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रघुवीर प्रसाद ने मंच से उतरकर नंदिनी का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, यह मेरी बेटी नहीं, मेरा अभिमान है। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व और खुशी के थे। एक साल बाद रघुवीर प्रसाद और नंदिनी ने मिलकर एक संस्था शुरू की, नई दिशा महिला सहायता केंद्र, जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सलाह, रोजगार, प्रशिक्षण और मानसिक सहारा दिया जाता था। एक दिन केंद्र में आई एक डरी हुई महिला ने नंदिनी से पूछा, क्या सचमुच जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है? नंदिनी मुस्कुराई। उसे अपना अतीत याद आ गया। फिर उसने कहा, हाँ, जब इंसान अपने डर से लड़ना सीख जाता है, तब हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। खिड़की से आती धूप नंदिनी के चेहरे पर पड़ रही थी। रघुवीर प्रसाद दूर खड़े उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। इस बार समाज क्या कहेगा, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उन्हें सम्मान का असली अर्थ समझ आ चुका था। सीख, बेटी परिवार की इज्जत नहीं, परिवार की ताकत होती है। अन्याय सहना भी उतना ही गलत है जितना अन्याय करना। समाज मुश्किल समय में अक्सर दर्शक बन जाता है, लेकिन परिवार का सच्चा प्यार साथ निभाता है। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।